ग्राउंड वाटर क्या होता है? आप सब लोगों को पता ही होगा, पढ़ा भी होगा आपने कि अर्थ के सरफेस के नीचे जो पानी मिलता है, जो पानी के रिसोर्सेज मिलते हैं, उसको हम ग्राउंड वाटर कहते हैं। ठीक है, इतनी सी बात है, ज्यादा लोचे वाली बात नहीं है। अब यहाँ पे कभी सोचा कि ग्राउंड वाटर वहां पे पानी पहुंचता कैसे है? देखिए, सॉइल जो है वो एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन की तरह काम करती है। परमिएबल मेम्ब्रेन मतलब जो अपने अंदर से किसी मटेरियल को पास होने देती है, ऐसा ऐसा मटेरियल जो अपने से किसी दूसरे मॉलिक्यूल को या लिक्विड को, गैस को पास होने देगा। तो सॉइल एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन की तरह काम करती है। जब वो पास होने देती है तो पानी ऊपर से नीचे की तरफ जाता है। ठीक है, नीचे जाएगा, पास होता रहेगा, परमिएबल है। जब तक परमिएबल रहेगा तब तक वो नीचे जाता रहेगा, वर्टिकल मूवमेंट पानी की होती रहेगी फ्रॉम अपवर्ड टू डाउनवर्ड। ठीक है, जैसे ही एक जगह पे ऐसी कोई जगह आई जहां पे बेडरॉक बना हुआ है, पत्थर है या इस तरीके का स्ट्रक्चर है कि पानी अब पास नीचे नहीं जा सकता, तो पानी वहीं रुक जाएगा। लेकिन ऊपर से तो पानी आ रहा है अभी भी, है ना, बारिश हो रही है ऊपर, तो पानी फिर इट विल स्टार्ट स्प्रेडिंग हॉरिजॉन्टली। अगर जगह मिलेगी तो, जनरली जहां जगह होती है तो क्या होगा, हॉरिजॉन्टली मिलेगा, हॉरिजॉन्टली बढ़ने की कोशिश करेगा। जैसे जैसे ऊपर से और ज्यादा पानी आएगा वो और ज्यादा हॉरिजॉन्टली बढ़ेगा। दिस मूवमेंट ऑफ वाटर वर्टिकली प्लस हॉरिजॉन्टली वी हैव टू स्टडी, बिकॉज यही जो मूवमेंट ऑफ वाटर है, अंडरग्राउंड वाटर की है, ये हमें क्या करती है, यही अंदर इरोजन और डिपोजिशन का काम करती है। लैंडफॉर्म डेवलप करने में ये हमारी हेल्प करती है अर्थ के सरफेस के अंदर। ठीक है, मैं यहां पे एक बात क्लियर कर देता हूं कि ग्राउंड वाटर एक रिसोर्स है, लेकिन हमें इस चैप्टर में आज ग्राउंड वाटर को एज ए रिसोर्स नहीं पढ़ना है। हमें ग्राउंड वाटर को कैसे पढ़ना है, लैंडफॉर्म में उसका क्या रोल है, लैंडफॉर्म मेकिंग में। लैंडफॉर्म बना पा रहा है, नहीं बना पा रहा है, बना रहा है तो कैसे बना रहा है, इरोजनल या डिपोजिशनल। इरोजनल है तो कौन कौन से, डिपोजिशनल है तो कौन कौन से, यही पढ़ना है ना। वही हम आज देखते हैं। चलिए एनसीईआरटी पाते हैं। चैप्टर 7 लैंडफॉर्म्स एंड देयर इवोल्यूशन। ठीक है, नया रनिंग वाटर हमने पढ़ लिया। रनिंग वाटर से जितने भी टाइप के लैंडफॉर्म्स बनते हैं, इरोजनल और डिपोजिशनल, दोनों हमने पढ़ लिए। अब बारी आ गई ग्राउंड वाटर की। तो पहले ग्राउंड वाटर के बारे में थोड़ा इंट्रो ले लेते हैं, उसके बाद फिर हम नेक्स्ट क्लास से ग्राउंड वाटर से जो लैंडफॉर्म्स बन रहे हैं उनके बारे में पढ़ेंगे, इरोजनल और डिपोजिशनल दोनों। ठीक है, चलिए आ जाइए। मेरा नाम अंकुर कौशिक है और आप सबका स्वागत है हमारे चैनल यूपीएससी एक्सेस। भूल गया था बताना, सॉरी। चलिए आ जाइए। Here the interest is not on groundwater as a resource। पहले क्लियर कर दिया मैंने कि यहाँ पे इस बात पे हम बहस नहीं करेंगे कि ग्राउंड वाटर हमारे कितने काम आता है। पानी पीने के भी काम आता है, किसी भी चीज के काम आ सकता है। ठीक है, उस चीज पे हमारा बहस करने का आज मुद्दा नहीं है। आज जो हम बात करेंगे वो किस पे करेंगे, आवर फोकस इज ऑन वर्क ऑफ ग्राउंड वाटर इन द इरोजन ऑफ लैंड मासेस एंड इवोल्यूशन ऑफ लैंडफॉर्म। हमारा फोकस जो है कि ग्राउंड वाटर जो है वो लैंड मासेस के इरोजन और उन लैंडफॉर्म्स के इवोल्यूशन में क्या रोल प्ले करता है। समझ आ गया यहां तक? ठीक है, चलिए एक बार और मैं तो आपको बता देता हूं थोड़ा सा। ये हमारा अर्थ का सरफेस है, मान लीजिए यहाँ पे, ये तो मैंने गोलाई में बनाया है दिखाने के लिए, लेकिन अर्थ का सरफेस थोड़ा प्लेन ही होता है ना। इस तरीके से यहाँ पे पानी पड़ा, पानी इकट्ठा हुआ यहाँ पे। तो अब क्या होगा, क्योंकि अर्थ एक परमिएबल सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है, तो पानी नीचे को जाएगा, जहां उसको जगह मिलेगी वहां पे इकट्ठा होना स्टार्ट हो जाएगा। अब ये और नीचे नहीं जा सकता, नीचे नहीं जा पाएगा, तो ये यहीं पे स्प्रेड होना स्टार्ट हो जाएगा। होगा। तो इसकी दो तरह की मूवमेंट हो रही है, ऊपर से नीचे भी आ रहा है और साइड्स में भी जा रहा है। पानी में वेलोसिटी है, काइनेटिक एनर्जी है, कम है ज्यादा है वो अलग बात है। कम होगा तो भी बना इरोजन तो करेगा ना, अगर कम होगी थोड़ा बहुत तो करेगा ही ना। तो ये जो मूवमेंट है इसकी वजह से इरोजन होता है। कैसे होता है वो हम पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, चलिए। The surface water percolates well when rocks are permeable, thinly bedded and highly jointed and cracked। जो सरफेस वाटर है वो परकोलेट होता है, मतलब ऊपर से नीचे की तरफ जाने लगता है। ठीक है, जमीन उसको सोखने लगती है। कब? When the rocks are permeable, जब रॉक्स परमिएबल होते हैं। सॉइल या रॉक्स जो है, सॉइल के नीचे तो रॉक्स ही है, वो परमिएबल है, उनके बीच में से पानी निकल सकता है, जगह है इतनी। ठीक है, जॉइंट्स वगैरह खुले हुए हैं इस तरीके से। थिनली बेडेड या रॉक जो थिनली बेडेड है, मतलब एकदम से सटे हुए नहीं है, लूज है उनका जॉइंट्स, तो जगह है, बात वही है। ठीक, एंड हाईली जॉइंटेड और क्रैक्ड, या उनमें जॉइंट्स बहुत ज्यादा है, क्रैक्स बहुत ज्यादा है। कहने का मतलब ये है कि पानी को नीचे जाने की जगह मिल जाती है तो नीचे को परकुलेट होना स्टार्ट कर देता है, बस इतना कहना चाह रहे हैं। ठीक है, जगह कैसे ही मिल सकती है, बेडरॉक जो ढीला हो सकता है या परमिएबल हो सकता है या कुछ भी हो सकता है,
थिनली बरीड हो सकता है, ठीक है, जॉइंट्स हो सकते हैं, बहुत सारा क्रैक्स हो सकते हैं उसमें, उसकी वजह से वो नीचे की तरफ जाने लगता है, पर्कुलेट करने लगता है। पर्कुलेट करने के बाद आफ्टर वर्टिकली गोइंग डाउन, जब वो वर्टिकली गोइंग डाउन जाएगा टू सम डेप्थ, कुछ दूरी के बाद, थोड़ी दूर तक तो चला गया जहां तक उसको जगह मिली, फिर क्या होगा, द वाटर अंडर द ग्राउंड फ्लोज हॉरिजॉन्टली, फिर वो हॉरिजॉन्टली बहना स्टार्ट कर देगा। क्यों? थ्रू द बेडिंग प्लेन्स, नीचे बेडिंग प्लेन आ जाएगा, अब उसके नीचे पानी पर्कुलेट नहीं हो सकता, अब वो ऐसी जगह आ गई एक प्लेन जो सेमी परमिएबल नहीं है, परमिएबल नहीं है, तो पानी नीचे नहीं जाएगा, तो हॉरिजॉन्टली स्प्रेड होना स्टार्ट कर देगा। जॉइंट्स और थ्रू मटेरियल विद देमसेल्व्स, जहां पे पहुंचा है बेडिंग प्लेन पे, वहां का साइड का मटेरियल, उनमें भी तो क्रैक्स होंगे ना, तो उन क्रैक्स में हॉरिजॉन्टल मूवमेंट करना स्टार्ट कर देगा, वो उन मटेरियल्स के अंदर ही घूमना स्टार्ट कर देगा, अगर जहां जहां उसको जगह मिलेगी, ठीक है, कई बार जगह ज्यादा ही मिल जाती है, ठीक है। It is this downward and horizontal movement of water which causes the rocks to erode. यही डाउनवर्ड और हॉरिजॉन्टल मूवमेंट जो पानी की है, इसी की वजह से उन रॉक्स का इरोजन होगा जो अर्थ के अंदर है, क्योंकि पहले नीचे गया, नीचे जब जाएगा तो भी पत्थरों को खींचेगा वो, और जब साइड में जाएगा तब भी पत्थरों को खींचेगा, इरोजन तो होगा, चाहे कम होगा ज्यादा वो अलग चीज है लेकिन होगा, ठीक है ना, बहुत कम होता है। तो ये हो गया, यहां तक आपको सब कुछ समझ आ गया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। आगे क्या बोल रहा है एनसीईआरटी कि फिजिकल और मैकेनिकल रिमूवल ऑफ मटेरियल्स बाय मूविंग ग्राउंड वाटर इज सिग्निफिकेंट इन डेवलपिंग लैंडफॉर्म्स। यही बोल रहा है कि ग्राउंड वाटर की वजह से फिजिकल या मैकेनिकल रिमूवल होगा ऑफ मटेरियल का, ठीक है, फिजिकल वेदरिंग होगी, मैकेनिकल वेदरिंग होगी मटेरियल की ग्राउंड वाटर से, मूविंग ग्राउंड वाटर, लेकिन ये इनसिग्निफिकेंट है, इसका कोई खास रोल नहीं है डेवलपिंग इन लैंडफॉर्म्स, इन डेवलपिंग लैंडफॉर्म्स को बनाने में। क्यों? क्योंकि इसकी स्पीड बहुत कम होती है, इसकी इरोसिव कैपेसिटी बहुत कम होती है। अब पानी ऊपर भर गया है, वो पानी नीचे सॉइल से ज्यादा परकोलेट होगा, परमेबल सॉइल से कितनी धीरे धीरे परकोलेट होगा, क्या ही उसकी स्पीड होगी, उसको बेचारे को खुद तो चलने की जगह मिल नहीं रही है ना, क्रैक्स के बीच में से जा रहा है, तो क्या ही इरोजन करेगा वो, इरोजन तो तब करेगा जब उसके पास स्पीड होगी, है ना, जब वेलोसिटी नहीं है तो क्या करेगा फिर वो, हॉरिजॉन्टली स्प्रेड भी तो और भी कम हो जाएगा, क्योंकि हॉरिजॉन्टली में तो आपने देखा पानी बढ़ता है धीरे धीरे, कितना धीरे धीरे बढ़ता है ना, तो उसी तरीके से क्या ये इनसिग्निफिकेंट है, लेकिन फिर भी हम पढ़ रहे हैं। क्यों? यहाँ पे एक लोचा आता है, क्या आता है पहले भी देखते हैं बार, दैट इज वाई द रिजल्ट्स ऑफ वर्क ऑफ ग्राउंड वाटर कैन नॉट बी सीन इन ऑल टाइप ऑफ रॉक्स। ग्राउंड वाटर का जो रिजल्ट होता है वो सभी रॉक्स में नहीं मिलता, ये है लोचा, क्या कि ग्राउंड वाटर एज एज ए क्या बोलते हैं जियोमॉर्फिक एजेंट, इरोसिव जियोमॉर्फिक एजेंट, वो कहीं कहीं पे एक्टिव होता है। कहां एक्टिव होता है? वहां पे जहां पे कोई ऐसा मिनरल होगा जो वाटर सोल्यूबल होगा। समझ आया? अगर मान लीजिए एक रॉक है, उस रॉक से पानी रिस रहा है, पानी रिस के नीचे जा रहा है, साइड में फैल रहा है, कहीं भी जा सकता है। अगर उस रॉक में कोई एक ऐसा मिनरल है, या वो रॉक ही पूरा ऐसे मिनरल का है, वो ऐसा रॉक है जो वाटर सोल्यूबल है, तो क्या होगा, पानी जब जाएगा उसके थ्रू, उसके पास से, तो उस रॉक को भी पिघला करके अपने साथ ले जाएगा, वो जगह खाली हो जाएगी ना, तब लैंडफॉर्म डेवलप होते हैं, ठीक है। तो ये, लेकिन ये हर जगह देखने को नहीं मिलता, ये कहीं कहीं देखने को मिलता है। कहां देखने को मिलेगा? कि हर जगह जो है कैन नॉट बी सीन ऑल टाइप्स ऑफ रॉक, हर रॉक्स में नहीं देखने को मिल सकता, बट इन रॉक्स लाइक लाइमस्टोन्स एंड डोलोमाइट्स, लाइमस्टोन और डोलोमाइट जहां होंगे वहां मिलेगा, ये दोनों वाटर सोल्यूबल होते हैं। इनसाइड मेंडर याद करो, बताया था मैंने, लाइमस्टोन है ना, तो लाइमस्टोन और डोलोमाइट जहां भी मिलेंगे रिच इन कैल्शियम कार्बोनेट, जहां पे रॉक्स होंगे लाइमस्टोन और डोलोमाइट, लाइमस्टोन और डोलोमाइट कैल्शियम कार्बोनेट में रिच होते हैं। द सरफेस वाटर एज वेल एज ग्राउंड वाटर थ्रू द केमिकल प्रोसेस ऑफ सॉल्यूशन एंड प्रिसिपिटेशन डिपोजिशन डेवलप वैरायटी ऑफ लैंडफॉर्म। वहां पे क्या होगा कि जो सरफेस वाटर होगा और ग्राउंड वाटर दोनों ही, कैसे? प्रिसिपिटेशन, पहले पानी आके गिरेगा, वहां पे इकट्ठा हो जाएगा, नीचे आएगा, फिर वो सॉल्यूशन बनाएगा उस रॉक के साथ। सॉल्यूशन मतलब पानी में किसी एक सॉल्यूट का घुल जाना, वो सॉल्यूट क्या है, रॉक के अंदर का लाइमस्टोन या डोलोमाइट। समझ आ रहा है? पानी सॉल्यूशन बनाएगा, कैसे बनाएगा? सॉल्यूशन क्या होता है यार, पानी में चीनी घोल दी, सॉल्यूशन हो गया, है ना।
मान लो अब ये रॉक है, चीनी पानी में घुल जाती है, इस रॉक के ऊपर आप पानी डालोगे लगातार, क्योंकि ये घुल जाती है पानी में तो रॉक टूट जाएगा थोड़े टाइम में, इसके जोड़े ढीले पड़ जाएंगे क्योंकि पानी ने तोड़ दिया रॉक। वही हो रहा है। अब चीनी की जगह लाइमस्टोन लगा लो यहाँ पे। लाइमस्टोन जिन रॉक्स में होता है, डोलोमाइट जिन रॉक्स में होता है, वो पानी के साथ डिजोल्व हो जाते हैं, सॉल्यूशन बन जाता है पानी, और पानी आगे बह जाता है, तो वो रॉक पता ही नहीं चलता कहाँ गया। समझ गए? अब यहाँ पे एक टर्म आई है लाइमस्टोन और डोलोमाइट। लाइमस्टोन और डोलोमाइट क्या होते हैं? लाइमस्टोन आपको पता ही है कैल्शियम कार्बोनेट, डोलोमाइट भी कैल्शियम कार्बोनेट होता है, बट इट इज रिच इन मैग्नीशियम। कैल्शियम मैग्नीशियम कार्बोनेट होता है ये, बस यही फर्क है, दोनों में कुछ खास फर्क नहीं, सिर्फ मैग्नीशियम का ही फर्क है। ये इतना ध्यान रखना कि वाटर सोल्यूबल रॉक्स है, ठीक है। ये बहुत कास्ट टोपोग्राफी अभी आने वाली है, उसमें बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं दोनों। आइए कैसे? डिपोजिशन वैरायटी ऑफ लैंडफॉर्म, इसकी वजह से, डिपोजिशन की वजह से प्रिसिपिटेशन और सॉल्यूशन, प्रिसिपिटेशन डिपोजिशन और सॉल्यूशन की वजह से वैरायटी ऑफ लैंडफॉर्म बन जाते हैं। क्यों? क्योंकि लाइमस्टोन जो डिसॉल्व हो जाता है, ठीक है। आगे आइए, these two processes of solution and precipitation are active in limestone और dolomite occurring areas। ये जो प्रिसिपिटेशन और सॉल्यूशन का जो प्रोसेस है, ये दो जगह पे एक्टिव काम करते हैं। कहाँ पे? जहाँ पे लाइमस्टोन मिलेगा और डोलोमाइट मिलेगा। अब ये क्या कर रहा है? ईदर एक्सक्लूसिवली और इंटरबेडेड विद अदर रॉक्स। इसके भी मिलने के दो तरीके हैं लाइमस्टोन और डोलोमाइट के। या तो ये पूरा का पूरा रॉक ही लाइमस्टोन का होगा, अगर ऐसा हुआ तो पानी के साथ धीरे धीरे पूरा रॉक ही बह जाएगा डिसॉल्व होकर के उसमें, या फिर इम्बेडेड होगा दूसरे रॉक में, कि रॉक है उसके अंदर कहीं कहीं पे लाइमस्टोन है। ऐसे में क्या होगा? वो रॉक क्या होगा, जहां जहां पे लाइमस्टोन है वहां से लाइमस्टोन चला जाएगा, छोटा छोटा टुकड़े बच जाएंगे, है ना। एक अलग ही लिखेगा यार ये क्या खाली खाली पत्थर है। अरे मान लीजिए यार ये रॉक है, इसमें यहां लाइमस्टोन था, ये बह गया तो ये जगह खाली खाली की दिखेगी, और पत्थर भी धीरे धीरे फिर टूटना स्टार्ट हो जाएगा, इसका भी इरोजन और जल्दी होने लगेगा। ये तो हमने पहले ही पढ़ा हुआ है। तो क्या हुआ यहाँ पे? लाइमस्टोन सिर्फ इतनी बात ध्यान रखने वाली है कि ग्राउंड वाटर वहां पे इफेक्टिव होता है जहां पे रॉक्स में लाइमस्टोन या डोलोमाइट है, या पूरा का पूरा रॉक ही लाइमस्टोन या डोलोमाइट का है। बस इतनी बात ध्यान रखनी है और कुछ नहीं रखना, यही है। ग्राउंड वाटर वहीं पे इफेक्टिव होगा और कहीं नहीं होता। होता है पर बहुत कम इसका रोल होता है, बहुत इतना ज्यादा सिग्निफिकेंट नहीं होता, ठीक है। चलिए अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट पे। अब हम कास्ट टोपोग्राफी आने वाली, KAST कास्ट टोपोग्राफी, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। चलिए वहां मूव ऑन करते हैं। देखिए अंडरग्राउंड वाटर जो होता है हमारा, वो एक अलग ही तरीके की लैंडफॉर्म्स बनाता है। जब वो इरोजन करेगा अंडरग्राउंड वाटर, या डिपोजिशन भी करता है, डिपोजिशन तो करेगा, जब इरोजन कर रहा है तो डिपोजिशन भी करेगा, तो वो एक खास तरीके की टोपोग्राफी बनाता है। उस टोपोग्राफी को हम कास्ट टोपोग्राफी बोलते हैं। कास्ट एक जगह का नाम है जो एड्रियाटिक सी के पास है, जहां पे सबसे पहली बार ये इस तरह की जो लैंडफॉर्म्स हैं वो नोटिस किए गए थे, उसके ऊपर इनका नाम रखा गया, ठीक है। बनते कैसे हैं मैंने आपको बता दिया पहले ही, कि लाइमस्टोन वाले रीजन में बनते हैं। अंडरग्राउंड वाटर रॉक्स में से लाइमस्टोन निकाल लेता है, क्योंकि वो उसमें डिसॉल्व हो जाता है और लाइमस्टोन लेकर के चला जाता है। तो वो रॉक में से लाइमस्टोन निकल गया तो वो जगह खाली हो गई, तो वहां पे अलग ही तरीके का एक टोपोग्राफी बन दिखती है, अलग ही, बिल्कुल एकदम अलग ही दिखती है। कास्ट टोपोग्राफी आप देखते पहचान जाएंगे, कोई भी अगर रिसर्चर जाएगा देखेगा कि देखते बता देगा अरे ये तो कास्ट टोपोग्राफी, यहाँ पे लाइमस्टोन था। फिर वो पानी लाइमस्टोन को कहीं डिपॉजिट भी करेगा, जब वो पानी जो होगा कहीं ऐसी जगह पे पहुंचेगा जहां पे पानी उड़ जाएगा तो लाइमस्टोन बन जाएगा। अब लाइमस्टोन डिपॉजिट हो गया तो वो टोपोग्राफी अलग ही पहचान में आ जाती है, वो भी काफी टिपिकल होती है, वो भी दिखते पता जाता है अच्छा तो लाइमस्टोन डिपॉजिट है, इसका मतलब ये भी कास्ट टोपोग्राफी है, कहीं ना कहीं से लाइमस्टोन आया है ना। तो कास्ट टोपोग्राफी बेसिकली अंडरग्राउंड वाटर से मिलती है, और लाइमस्टोन जहां पे होता है, या डोलोमाइट भी बोल सकते हैं, डोलोमाइट भी लाइमस्टोन ही होता है, उसमें मैग्नीशियम ज्यादा होता है, बता दिया मैंने, ठीक है। ऐसी जगह पे कास्ट टोपोग्राफी बनती है। एक बार देख लेते हैं एनसीईआरटी में क्या बोल रही है। एनी लाइमस्टोन और डोलोमाइट रीजन, कोई भी रीजन जहां पे लाइमस्टोन या डोलोमाइट होगा, शोइंग टिपिकल लैंडफॉर्म्स, एक टिपिकल टाइप के लैंडफॉर्म्स बनते हैं, प्रोड्यूस बाय एक्शन ऑफ अंडरग्राउंड वाटर थ्रू, अंडरग्राउंड वाटर से थ्रू बनते हैं, थ्रू द प्रोसेस ऑफ सॉल्यूशन डिपोजिशन। सॉल्यूशन मतलब जब वो पानी को, जब वो रॉक्स में से मिनरल अपने अंदर डिसॉल्व कर लेगा पानी, और डिपोजिशन कब हो जाएगा, जब वो पानी जाकर के कहीं डिपॉजिट करेगा, पानी उड़ जाएगा, लाइमस्टोन बन जाएगा, है ना। तो देखो कितनी सारी चीज आ गई एक लाइन में। कहां बनेगी? जहां पे लाइमस्टोन और डोलोमाइट होगा। कौन बनाएगा? अंडरग्राउंड वाटर बनाएगा, है ना। टिपिकल लैंडफॉर्म से प्रोसेस क्या है?
सॉल्यूशन और डिपोजिशन। सब कुछ तो आ गया, इसके ऊपर तो आप 200 वर्ड लिख दोगे आराम से, 200 वर्ड का आंसर है ना, सब कुछ तो आ गया। कॉल्ड कास्ट टोपोग्राफी, ऐसी टोपोग्राफी को क्या बोलते हैं, कास्ट टोपोग्राफी, जो अंडरग्राउंड वाटर बनाता है ऐसे रीजन में जहां पे लाइमस्टोन और डोलोमाइट है। प्रोसेस क्या होता है, सॉल्यूशन और डिपोजिशन, बस इतना सिंपल है, ठीक है। आफ्टर टिपिकल टोपोग्राफी, अब इसका नाम कैसे पड़ा, डेवलप्ड इन लाइमस्टोन रॉक्स ऑफ कास्ट रीजन इन द बाल्कन एडजेसेंट टू एड्रियाटिक सी। एड्रियाटिक सी के पास बाल्कन से है, वहां पे एक जगह है कास्ट, वहां पे ऐसी सबसे पहले लैंडफॉर्म देखे गए थे, उनके ऊपर फिर हमने इसका नाम, इस तरह के लैंडफॉर्म जो बनते हैं लाइमस्टोन वाले रीजन में, उनका नाम हमने कास्ट टोपोग्राफी ही रख दिया, बस इतनी सी बात है, ठीक है। नाम याद रखना बस, बाल्कन्स का और एडजेसेंट टू एड्रियाटिक सी, ये याद रखना, बाकी तो कुछ है नहीं, 4 चीजें हैं, 1 2 3 4, 4 वर्ड्स में, 4 चीजों में पूरा आपका कास्ट टोपोग्राफी खत्म हो गया। चलिए आगे देखते हैं। द कास्ट टोपोग्राफी इज ऑल्सो कैरेक्टराइज्ड बाय इरोजनल एंड डिपोजिशनल फीचर। बता दिया है मैंने कि कास्ट टोपोग्राफी में जो इरोजनल फीचर्स भी आपको मिलेंगे और डिपोजिशनल लैंडफॉर्म्स भी मिलेंगे, ठीक है। इरोजनल लैंडफॉर्म्स भी मिलेंगे, जहां से निकला है लाइमस्टोन वो इरोजनल होगा, जहां पे जाके जम जाएगा डिपोजिट हो जाएगा वो डिपोजिशन हो जाएगा, सिंपल सी बात है, ठीक है। बाकी थोड़ा डिटेल में आगे पढ़ेंगे। अब आपको क्या करना है, वीडियो देखनी है बार बार, अगर कुछ समझ नहीं आए तो कमेंट करना है, ठीक है, और लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना, बहुत मेहनत कर रहा हूं मैं समझाने में आपको, ठीक है। चलिए बाय, थैंक यू।